आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है वोट को इज्जत या खिदमत को वोट, नून लीग का कौन सा बयानिया ज्यादा मजबूत, आर्मी चीफ से मुलाकात, ऑपोजिशन की वजाहतें, नया पेंडोरा बॉक्स, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में गैर महफूज क्यों, पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात मुसलसल महंगी क्यों हो रही हैं, पोलियो वर्कर्स को तहफ्फुज कौन फराहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात की तस्दीक कर दी है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और मुस्लिम लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के दरमियान दो मुलाकातें हुई हैं। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरखास्त पर हुई हैं, जबकि इन दोनों मुलाकातों में DGISPR बजाते खुद मौजूद थे। मुलाकात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मामले पर बात हुई है, जबकि आर्मी चीफ ने यह भी वाजे किया है कि पाकिस्तान आर्मी को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। कानूनी मामलात अदालतें, जबकि सियासी मामलात पार्लियामान देखेगी। DGISPR के मुताबिक जो पहली मुलाकात हुई है वो अगस्त में हुई है, जबकि दूसरी मुलाकात 7 से हुई है। निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में वो गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़े कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़े कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू आपने सुनी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून किसी भी मुलाकात की तरदीद कर रही है। आज मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने किसी भी मुलाकात की सख्ती से तरदीद की है। मरियम नवाज जब अदालत पेश हुई, मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इशूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इशूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। अब मरियम नवाज साहिबा तो तरदीद कर रही हैं कि नवाज शरीफ के किसी भी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि आर्मी चीफ से उनके जाती ताल्लुकात थे। कबल सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल भी ऐसी मुलाकातों की तरदीद करते रहे हैं। आज उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। अब शेख रशीद भी अपने बयान पर कायम है। आज भी उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें की हैं, जबकि एक मुलाकात 3 घंटों पर मुहित थी। शेख रशीद अहमद क्या कह रहे हैं, वो किस तरह अपने बयान पर कायम है, जरा वो भी देख लें। मैं वाजे करना चाहता हूं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पे आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी। अब इन तमाम तर बयानात ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ को एतमाद में लेकर आर्मी चीफ से मुलाकात करने गए थे और उनकी गुफ्तगू का महवर मरकज नवाज शरीफ और मरियम नवाज थी? क्या नून लीग के पार्लियामानी रहनुमाओं ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की और मुलाकात के लिए नवाज शरीफ को एतमाद में लिया था क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को बताकर गए थे? उनका कॉन्फिडेंस हासिल था? क्या नवाज शरीफ इस मुलाकात से आगाह थे? क्या मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी लीडर शहबाज शरीफ के हुक्म पर मुलाकात में शरीक हुए थे? इन तमाम तर सवालात का जवाब भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ऑपोजिशन लीडर
शहबाज शरीफ ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। सहाफियों से कोई सवाल भी नहीं लिया। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वन साइडेड मैच दिखाई दे रही थी। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस गिनवाते रहे, जबकि उनकी मुकम्मल तवज्जो खिदमत को वोट दो पर थी। जो बयानिया शहबाज शरीफ से मंसूब है, अपने बयानिए पर कायम थे। वो मुसलसल अपनी कारकर्दगी बयान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का मिजाज कैसा था, जरा वो भी देख लीजिए। उन 56 कंपनियों में बजाय तौर पर अरबों खरबों की इस सूबे और मुल्क में सरमायाकारी हुई। बिजली के मंसूबे हैं और भी बेशुमार, आपके मेट्रो बस है, आपके ऑरेंज लाइन है, आपके दूसरे मंसूबे हैं, बेशुमार मंसूबे। अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर वोट को इज्जत दो की बजाय खिदमत को वोट दो का बयानिया पेश कर रहे हैं, बल्कि इससे कबल उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दौरान भी कुछ ऐसी ही शोला बयानी दिखाई थी और ये बयानिया दिया था जिसमें खिदमत को वोट दो की बात कर रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर ऑपोजिशन की जमातों को 6 माह मिल जाए तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के धरने से खिताब करते हुए वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली पार्लियामेंट का आईनी है। अब सवालात तो बहुत सारे हैं। मुस्लिम लीग नून से शीन लीग अलग होने की अफवाहों में भी कितनी सदाकत है, इन तमाम तर मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा का जो बयान सामने आया, उनका कहना है कि नवाज शरीफ का कोई भी नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला, जबकि DGISPR ये कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात अगस्त में हुई है, दूसरी 7 सितंबर को हुई है और नुमाइंदे का नाम भी बता रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब मिले हैं और जो मुलाकात का जो मौजूद बहस था वो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज थे। अब मेरा ख्याल है भट्टी साहब कि इस पे सबसे पहले तो ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। सर नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो 2 मुलाकातें तो जुबैर साहब की हुई हैं और 10 लोग भी मिले हैं। ख्वाजा आसफ भी 4-5 दफ़ा एक अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज़ की सिफारिश पे मिले हैं और पाँव तक पकड़े हैं कि हमें चांस दे दे। ये बात मुझे 100% पता है मुलाकातें कब हुई, किस वक्त हुई। आज एहसन इकबाल साहब ने तरदीद की है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई वन ऑन वन। ख्वाजा एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ साहब जब गिलगित बल्तिस्तानिया के इशू पे बुलाया गया, इन्होंने आर्मी चीफ से कहा हमें 10 मिनट अलग चाहिए। 10 से 12 मिनट ये मिन्नतें करते रहे उनसे, उस पर उन्होंने कहा नहीं है। तो वो 1-to-1 मुलाकात थी एक फंक्शन में। उसके बाद इन्होंने टाइम लिया दोनों से और इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ जितनी इमरान खान आपकी फेवर करता, खिदमत करता है, उससे 10 गुना ज़्यादा हम आपके वफादार रहेंगे, हमें एक चांस दें। जिस पर जवाब दे दिया गया। दरअसल जुबैर साहब के वालिद साहब भी पाक फौज में रहे हैं, इस वजह से उन्होंने 2 मुलाकातें की और मैंने आर्मी चीफ के करीबी ज़राए से जो चीज़ कन्फर्म की है, जुबैर साहब दोनों मुलाकातों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ देने गए थे। उन्होंने कहा था जी हमारे केस ख़त्म कर दिए जाए, नवाज शरीफ और मरियम के, आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे। जिस पर उन्होंने आज जो DGISPR ने कहा सेम यही लफ्ज़ थे। ये इतला जब नवाज शरीफ साहब को मिली तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने जुबैर साहब और ख्वाजा आसफ 2 बंदों को सख्त लहजे में फ़ोन किया कि आप 2 साल से मुझे चक्कर दे रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू चल रही है, मामला तय हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं खुल के इनका मुकाबला करूंगा, जिस पर APC में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपना पुराना बयानिया दोहराया और उन्होंने कहा इमरान खान। आप ये कह रहे हैं कि ये जो नुमाइंदे आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गए थे और वहां जाके उन्होंने जो भी कहा, मुलाकात के लिए 10 मिनट मांगे, तो ये मुलाकात के लिए जब गए तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर गए थे या उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? 101% नवाज शरीफ साहब की मर्जी से गए थे। नवाज शरीफ साहब की मर्जी से गए थे और नवाज शरीफ साहब ने जो जो शिक्के दी थी उन्हीं पर डिस्कस वहाँ हुआ। ये 4-5 लोग मुलाकातें करते रहे, बीच में शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसफ साहब अलग, जुबैर साहब अलग और 2 और शख्सियत है जिसका एक इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से बहुत करीबी मरासम है।
और इनमें से कुछ मुलाकातों में सिर्फ एक एजेंडा था, आप हमें एक चांस दें तो हम इमरान खान से ज़्यादा आपके लिए अपनी हर खिदमत पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बयानिया जो है वो खिदमत को वोट दो का बयानिया लेकर गए थे, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया नहीं लेकर गए थे। तो आज मरियम बीबी जो कह रही है कि सियासी फैसले बड़ी साहब पार्लियामान के अंदर होने चाहिए, पार्लियामान से बाहर या जीएचक्यू में नहीं होने चाहिए। तो मरियम साहिबा ये ओनोत कह दें कि जुबैर साहब का उनके इल्म में नहीं है, जुबैर साहब ने जाने से पहले उनसे राब्ता नहीं किया, उनसे गाइडलाइन नहीं ली। वो जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि नहीं जी इमरान खान 3 साल पूरे मजीद और करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, हमने इस मसले पे नहीं आना, हमें इसके सियासत से अलग रखे। ये बात 2-3 दफ़ा हुई कि हमने इस मसले पे नहीं आना, अगर 5 साल के लिए उन्हें इलेक्ट किया तो 5 साल पूरे करेंगे, आपने जो अदम एतमाद लाना वहाँ करें। उसके बाद मायूस होकर जुबैर साहब ने सारी डिटेल नवाज शरीफ साहब को बताई। पहले अधूरी बात उन तक जाती रही, आप फिक्र ना करें हमारे मामला तय हो रहे हैं, हमें मार्जिन मिल जाएगा, इमरान खान से जान छुटा लेंगे। लेकिन जब नहीं हुई तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब अग्रेसिव हुए और आपने देखा होगा कि अचानक मरियम का ट्वीट भी एक्टिव हो गया, 2-4 उन्होंने ट्वीटें की, वरना 8 महीने मरियम के इल्म में था कि उनके बंदे जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं और एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुलाकातें हैं वो पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास जो जीएचक्यू में हुआ उससे पहले की बात है। तो पार्लिमानी रहनुमाओं की जो मीटिंग जीएचक्यू में हुई है, क्या वो भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुई या वो शहबाज शरीफ की मर्जी से हुई थी? नहीं, देखे उसमें मुलाकात पहले तो वो था गिलगित बल्तिस्तानिया इशू, उसके बाद आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की गई कि हमें अलग में थोड़ा सा टाइम दे। उस टाइम में फिर नवाज शरीफ और मरियम के लिए रिलीफ मांगा गया और जो अलग 1-to-1 मुलाकात होती रही जुबैर साहब की, दोनों मुलाकातें उनकी रिक्वेस्ट पे हुई हैं और उन्होंने इन्होंने बहुत कोशिश की। मेरी इतला के मुताबिक 3.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात थी उनकी, लेकिन उन्होंने क्लियर कट जब मैसेज मिला दोनों जानिब से, जिन 2 शख्सियत से मिले थे कि ना हमने इसमें आना, इमरान खान पूरे 5 साल करेंगे, उन्हें अवाम ने मुंतब दिया, कोई इशू है तो उधर जाए। जब ये बिल्कुल क्लियर कट बात मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म को गई तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने सुना है कि अपने फैमिली के भाई को डांटा कि आप मुझे कह रहे हैं कि डील हो रही है, मरियम 2-4 दिनों में लंदन आ जाएंगी। उस पर उन्होंने अपना अग्रेसिव रवैया अपनाया और तो इसका मतलब तो ये है कि बड़ी साहब फिर वो जो शीन लीग वाला जो तासुर है कि ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, या जो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 30 सितंबर तक शीन लीग भी सामने आ जाएगी, तो ये बयानिया भी दुरुस्त है। फिर देखें, अगर नवाज शरीफ खुल के नवाज शरीफ के बयानिए पे ना चले तो नून शीन क्या जे बेटे ते रे भी हो जाएगा। ये मैं आपको ये आज रिकॉर्डिंग रख लें, अगर नवाज शरीफ के बयानिया जो अदारों के खिलाफ है उनको ना अपनाया तो शीन नून जीम चे पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करें, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन की एपीसी टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर गई। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हकायक अभी तक इस तरह है, कल क्या होता है उस पर कल बात कर लेंगे, लेकिन अब तक हालात ऐसे हैं। नवाज शरीफ हर मुलाकात से पहले नवाज शरीफ से इजाज़त ली जाती थी क्योंकि एजेंडा वो देते थे, रिलीफ क्या लेना है ये डिमांड नवाज शरीफ साहब की होती थी, कभी जुबान ख्वाजा आसफ साहब की होती थी, जुबैर साहब की होती थी, शहबाज साहब की होती थी, लेकिन फाइनल डिसीजन वो ही करते थे। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है, वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्लिमानी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात पर खुलकर तबसरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स होते हैं, उस पे हम डिबेट नहीं करते, उस पे मैं आपके सामने नहीं लेकर आता हूं। मैं मजबूर होकर आपके सामने सिर्फ इस हद तक बात करना पड़ेगा, कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। अब बिलावल भुट्टो अहम कौमी मामलात पर मुशावरत के हामी हैं, मगर आज मरियम नवाज के बयान ने पीपल्स पार्टी की साख पर भी सवालात उठा दिए हैं। यह सवाल पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज के बयान के बाद ऑपोजिशन का इत्तेहाद कायम रह पाएगा? क्या पीपल्स पार्टी मुलाकात पर उठने वाले सवालात का जवाब दे पाएगी? इन तमाम तर सवालात पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने जो जीएचक्यू में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हो, उस हवाले से अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया कि वहां पर जाना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ये उनका एक पर्सनल व्यू है,
बुनियादी बात ये है कि ये जो मीटिंग कन्वीन की गई थी ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा प्रेफरेंस दी और ये जो मीटिंग थी पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से नेशनल सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ थे और उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के उसके हवाले से पार्लियामेंट्री लीडर्स को वो दावत दी गई थी। उस दावत पे वो गए लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज़ की जब बात हो तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिनको इस मुल्क से दर्द भी है, दुख और हमदर्दी भी है और वो मौक़िफ़ भी है उनका कि सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो वो मीटिंग हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि किसी को कि हमें कोई इनवाइट करे, लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने कन्वीन की थी। अब इसमें बुनियादी बात यह है कि जब हम कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश हुआ इस मीटिंग के हवाले से। अगर वो इलेक्टेड होता तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का काम था कि वो इस मीटिंग को कन्वीन करते, इसको प्रिजाइड भी करते। लेकिन इस मीटिंग के हवाले से अब जो उसके कैबिनेट मेंबर्स बात कर रहे हैं उनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। अच्छा नीर बुखारी साहब, आप ये ठीक कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज ये कहा, यकीनन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, उसमें वजीर आजम को मौजूद होना चाहिए, उन्हें चेयर करना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पार्लिमानी लीडर्स जो इस इजलास में शिरकत के लिए गए, उन्हें मालूम नहीं था कि इस पर वजीर आजम मौजूद नहीं होंगे और फिर इसका वेन्यू क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो कन्वे ये किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी की ये मीटिंग है और उसके हवाले से तो ऑब्वियसली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुहब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क़यादत जो है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बिल्कुल मुशावरत करने को प्रेफरेंस दिया। लेकिन ये इल्म में बात होना या ना होना बात की बात है, लेकिन इस इशू पे मीटिंग बुलाना चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है इस मुल्क का उसका काम है, ज़िम्मेदारी उसकी है और फैसले भी जब हों तो वो मीटिंग्स को प्रिजाइड करे। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब नईर हुसैन बुखारी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जब जीबी इलेक्शंस का मामला आया तो उस पर अली अमीन गंडापुर की बजाय मैंने जनरल फैज़ की तरफ इशारा किया। तो इसका क्या मतलब है सर? और फिर इशारा जनरल फैज़ की तरफ करना, क्या कहना चाह रहे थे बिलावल साहब? देखिए, बात यह है कि ये बहुत सारी जो इलेक्शन साबका हुए हैं वो बड़ा हिसास इलाका है, वहाँ पे लोगों के अपने राइट्स हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की उनकी डिमांड थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ज़रूर उनसे वादा किया था कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको गारंटी किया जाएगा। उसी हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है और हमारी डिमांड भी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के उनकी जो एस्पायरेशंस हैं उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मुश्तरका एलामिया के अंदर एक एजेंडा जो है वो ट्रुथ कमीशन के क़याम के हवाले से भी है कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए है। आपको लगता है कि ये सच बोलना इन मारूजी हालात के अंदर इतना आसान है कि जिस वक्त मैंने आपसे कहा कि बिलावल साहब ने इशारा किया जनरल फैज़ की तरफ और आप फिर कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, और फिर जिस तरह अभी शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर हैं वो बहुत सारे बयानात दे रहे हैं कि किसकी कब कब कैसे कैसे कहाँ मुलाकात हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त कोई भी सच बोलने की पोजीशन के अंदर है और सच बोलना आसान होगा? बिल्कुल। देखिए जी, जब इंसान सियासत करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीड करता है तो उसमें इतनी ज़रूरत होती है कि वो सच बोलता है। हमारी क़यादतों ने हमेशा सच बोला, चाहे उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा। वो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके सामने है। रहा बात के ये PTA, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो अलायंस है, ये बिल्कुल ये उन 26 पॉइंट्स में मुत्तफ़िक है। ट्रुथ का जो उन्होंने कहा कि कमीशन बनेगा, ऑब्वियसली 1947 से ऑनवर्ड, तो इसके लिए ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना भी फिर लीडरशिप का काम है। वो कॉन्स्टिट्यूट करें
और फिर वो अपना रिकमेंडेशंस क्या देती हैं, लेकिन बुनियादी बात होगी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगी उस कमीशन के लिए, उसकी मुताबिक डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन है कि सच बोलने से हकीकत को बयान करना ये बाजुरत लीडरशिप का काम है, और हम समझें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा बाजुरत रही है और आज भी बाजुरत क़यादत है हमारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नईर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भारत में पाकिस्तानी हिंदू गैर महफूज क्यों है। ये मामला उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी हम आपको मनाजिर दिखाते हैं एक बड़े लॉन्ग मार्च के, जिसका इंतजाम किसी सियासी जमात, एनजीओ या फिर बड़ी शख्सियत ने नहीं किया है, बल्कि मनाजिर हैं पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लॉन्ग मार्च के, जिसकी मंजिल इस्लामाबाद में कायम भारतीय सफारत खाना है। ये बुजुर्ग, जवान, मर्द और खवातीन और बच्चे भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्लेआम पर सरापा एहतजाज हैं। ये काफिला सिंध से चला, इसमें हिंदू कम्युनिटी के मजीद अफराद शामिल हुए और अब दर्जनों बसेस पर सैकड़ों अफराद पंजाब से गुजर रहे हैं। इनकी मंजिल शहर इक्तदार यानी इस्लामाबाद है और वहां पर कायम भारतीय सफारत खाना है जहां इन्हें पड़ाव डालना है। ये आलमी बरादरी को बताना चाहते हैं कि किस तरह जोधपुर में एक ही खानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो पहले से ही मसाइब का शिकार है, मगर अब निचली जात के हिंदुओं को भी कत्ल किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं को सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर भारत आने की दावत दी, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू भारत से ज्यादा अपने वतन यानी पाकिस्तान में खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल मुजाहिरीन का यह काफिला इस बात का सबूत भी है, इस बात का मजर है कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है और भारत सिर्फ इत्तेहा पसंदों की रियासत बन चुका है। लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालिबात क्या हैं, जोधपुर में होने वाले साने की तहकीकात रुकावटें क्यों डाल रहे हैं, तमाम तर मामला पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि साने जोधपुर यकीनन एक दिलखराश वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस साने के बाद ना सिर्फ आपने अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया है, बल्कि ये मामला आपने खारजा की सतह पर भी उठाया, वजीर खारजा से आपकी मुलाकात हुई। ये कहिएगा कि अब तक मतलब हिंदू फैमिली के एक ही खानदान के 11 अफराद के कत्ल का मामला हल नहीं हो पाया डॉक्टर साहब? बदकिस्मती है। मैं समझता हूं कि इंडिया को सोचना चाहिए कि तकबर में इस तरीके से अंधा हो रहा है कि आप इंसान से मोहब्बत की जाती है, इंसानों का कत्ल नहीं किया जाता, इंसान का आवाज कभी नहीं दबाया जाता। स्पेशली हिंदुइज्म में इस चीज की तलकीन की गई है। फिर भी जो कुछ हो रहा है और कौम को गुमराह करना, इमेज सेक्युलरिज्म को क्वेश्चन मार्क करना, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की पॉलिसी को इनरफ करना, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं, ये एक नौसत बनती जा रही है उस मुल्क के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी पॉलिसी अगर चलती रही तो आप टूटने में भी देर नहीं लगेगा। ये तकबर जब रशिया को था, आपने देखा कि रशिया का असर क्या हुआ। अगर आज आप अगर और मुल्कों की तरफ देखें कि जहां पे भी तकबर किया गया, जैसे मैं कोविड का हवाला देता हूं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोविड में अच्छा किया। मैंने कहा पाकिस्तान के लीडर की जो नीयत थी उसकी वजह से खुदा की रहमत बनी और हम कोविड से निकले। जब ऐसी गलत पॉलिसियां होंगी तो इस तरीके से मुल्क का भी तबाही कर रहे हैं, खिते की भी तबाही कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सेकुलर भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग नहीं है? क्योंकि इससे पहले जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करेंगे, जहां पर हिंदू मौजूद हैं, हिंदू महाजरीन को हम अपने मुल्क में वेलकम करेंगे, आबादकारी के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। लेकिन उसके बाद ये तमाम तर मामला खटाई में क्यों पड़ गया? यानी वो जो एक विजन दिखाई दे रहा था, बताया जा रहा था, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जब भी कोई एक गलत फैसला होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारी गलतियों को उनको फिर सामना करना पड़ता है। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35, 370 किया, चाइना से उनको मार खानी पड़ी, वो भी आपके सामने आया। अगर इस तरीके के सिटीजन एक्ट गलत करके वहां पे जो कौम रहती है उनको इनसिक्योरिटी फील कराई गई, तो आप देखें कि आज जिस किस्म का एक माहौल जो एक अट्रैक्शन पैदा कर रहा था लोगों को बेवकूफ बनाने की कि भाई हम सिटीजन एक्ट दे रहे हैं और लोग यहाँ पे शिफ्ट हो, आज लोगों को पता चल रहा है कि 2012 में ये लोग माइग्रेट हुए हैं।
आज 8 साल उनको गुजर चुके हैं। 8 साल के बाद भी उनको नेशनलिटी नहीं दी, मगर उनको ये कहा कि आप लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर रहो, आप अपने इलाकों में जाओ, आप पाकिस्तान की जासूसी करो। और जब उनके खिलाफ उनको समझ में नहीं आया कि अब जो है ये हमारा काम हमारे कहने के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं है या हमारा मकसद इनसे हासिल हो गया, तो 11 के 11 लोगों का जो है वो कत्ल कर दिया गया। कहते हैं सुसाइड हुआ। भाई अगर सुसाइड हुआ तो फिर आप डरते क्यों हैं? फिर तो आप शेयर करें सारी चीजें। डॉक्टर साहब ये तो देखिए एक खानदान की कहानी है जिसके साथ जो सफाकाना ये फेल अपनाया गया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज अब भी हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो महाजिर फैमिलीज मौजूद हैं भारत के अंदर, उनकी मुश्किलात क्या हैं इस वक्त, उनको किस दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है? डॉक्टर साहब मैं समझता हूं मेरा कल का खिताब जो है वो अहम होगा। जो शुरू जो है वो जोधपुर इंसिडेंट से हुआ है, मगर अब जो खत्म होगा वो पहला स्टेप तो ये होगा कि वो लोग जो वहां पे यहाँ से गए हैं और उधर रहते हैं, पूरी डेटा हमारे साथ शेयर होनी चाहिए कि कौन से लोग हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं, अगर उन्होंने नेशनलिटी नहीं ली है तो किस मकसद के लिए उनको यूज किया जा रहा है। एक तो ये भी मेरी डिमांड होगी, आगे चल के मैं उसके ऊपर भी जाऊंगा। अभी भी वक्त है, समझौता एक्सप्रेस पे भी फिर चला जाऊंगा, कश्मीर के ऊपर भी चला जाऊंगा। अभी भी वक्त है कि कल मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बैरियर तोड़ के और अंदर चले जाए, हम इंडियन हाई कमीशन के सामने बैठ जाएं। आज भी होश के नाखून लें कि कल हमारे आने से पहले आप फौरन पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके और उनको कहें कि हम हर किस्म की आपको एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, आप आए और एक ही दिन में, बातों की हद तक नहीं। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब यह है कि ये मामला आपको सफारती सतह पर हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे नहीं है। सफारती सतह के ऊपर बहुत कोशिश की गई। 1 महीने का पहले मुझसे टाइम लिया गया, फिर 1 हफ्ते का फिर दोबारा टाइम लिया गया, इंडियन एनवाई को बुलाया गया, मगर एक बंदे तकबर में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो सफारती आदाब ही अगर भूल गए कि सफारती आदाब क्या होते हैं। यूएन के मेंबर जरूर हैं, मगर अगर सफारती आदाब ही भूल जाएं तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? तो खामोशी से बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। 75th एनिवर्सरी अगर हम मना रहे हैं, वो भी इनके सिग्नेटरी हैं, तो हम तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिप्लोमेटिक एनक्लेव की मैंने एरिया क्यों सिलेक्ट की कि दूसरी एम्बेसी भी जो आमने सामने है उनको भी पता चले कि अगर आपका कोई बंदा, आपका कोई नेशनल अगर इंडिया के अंदर इस तरीके से मारा जाए, क्या आपकी एम्बेसी हरकत में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। इस वक्त हिंदू कम्युनिटी के लोग जो काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ चल रहे हैं, इस वक्त काफिले अब भी अपने हदफ की तरफ गामजन हैं। आपका मुतालबा क्या होगा हतमी तौर पर, और जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मौजूद होंगे, तो उस वक्त आपकी जो अगली हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? मैं समझता हूं कि मेरा काफिला रवान दवा है। मेरा आर्टिकल इस हवाले से कल प्रिंट हो जाएगा, आप पढ़ लेना। आज मैंने लिख के भेज दिया है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, और कल शाम को आगे के मैं लाए अमल का करूंगा कि आगे हमारा क्या लाए अमल होगा, हमारी और डिमांड क्या होगी। अभी तक तो मेरी ये डिमांड है कि इन 11 लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, इनके खानदान को छोड़ा जाए, पता नहीं किस हालत में है। अगर ये चीजें कल तक हल नहीं हुई तो ये चीजें मैं समझता हूँ फिर और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन हद तक भी चली जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं की जानें क्यों जा रही हैं, इस पर तो हमने बात की है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात क्यों महंगी होती जा रही हैं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मीर रियासत वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान, आपका दावा है कि आप गरीबों के गमखार हैं, आप बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए बेचैन रहते हैं, आप बीमारों के मसीहा के तौर पर खुद को पेश करते हैं। लेकिन मीर रियासत, आप ही की जेर सदारत मुनक्किदा आप ही की काबीना के इजलास में जान बचाने वाली तकरीबन 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आपने हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी। हाँ, वही मर्ज है जिसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुब्तला है। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मरीज हैं। मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान, आपके दस्तखत से दिल के अमराज में शिफा और राहत पहुंचाने वाली अद्वियात को महंगी हो गई हैं, और यह मर्ज भी करोड़ों पाकिस्तानियों को लाहक है।
मेरी रियासत ये अद्वियात इमरजेंसी में हर पाकिस्तानी को इस्तेमाल करना पड़ती हैं। इन्हीं दवाओं के सहारे जिंदगी की डोर जुड़ने की उम्मीद पैदा हो सकती है। मेरी रियासत आज से ठीक 1 बरस कबल भी आपके दस्तखत से 35 अद्वियात को महंगा किया गया था, जिनमें कुत्ते के कांटे की वैक्सीन थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट था, इन्फेक्शन, डिप्रेशन, दर्द के कंट्रोल की अद्वियात शामिल थी, एलर्जी, सांस की तकलीफ, फालिज की अद्वियात शामिल थी। मेरी रियासत काबीना आवाम को बता रही है कि पॉलिसी ना होने के बायस अद्वियात महंगी होती हैं, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद, 2 साल गुजर गए हैं, इसके बावजूद कोई पॉलिसी है और ना ही जान बचाने वाली अद्वियात में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम किए जाते हैं। मेरी रियासत दवा तो दर्द से निजात देती है, लेकिन अगर दवा ही दर्द देने लगे तो निजात किससे मिलेगी? मेरी रियासत आवाम शिकवा को ना है, वो दर्द में मुब्तला है, मसीहाई की तलाश है। उन्हें आपसे उम्मीद है कि आप उनके दर्द का दरमा जरूर करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पोलियो वर्कर्स की मुश्किलात क्यों बढ़ रही है, उनकी मुश्किलात का कुछ जिक्र करेंगे और पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद पोलियो मुहिम का आगाज हुआ। पुरज़्म पोलियो वर्कर्स बलोचिस्तान से बल्तिस्तान और फिर कराची से कोहिस्तान मैदान अमल में आ गए। उनके सामने एक ही अज़्म था कि मुल्क से पोलियो जैसी वबा का खात्मा किया जाए। इस मुल्क को इस वबा से हमेशा के लिए निजात दिलाई जाए, जिसकी वजह से कौम का मुस्तकबिल बेसाखियों पर आ जाता है। लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर इन वर्कर्स के रास्ते में हर बार की तरह इस बार भी कांटे बिछाने को आ गए। वजीरिस्तान जैसे दूर उफ्तादा इलाके हों या रावलपिंडी की पोश आबादियां हों, ये वर्कर्स कहीं भी महफूज नहीं है। शिमाली वजीरिस्तान की नाहीद को महज इस वजह से जान से हाथ धोना पड़ते हैं क्योंकि उसने मुल्क दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार किया है। इसी तरह रावलपिंडी में भी एक खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने की कोशिश की गई, मगर वहां पर मौजूद अफराद ने ओबाश का सरेआम फैसला कर दिया, उसके बाल मोड़ दिए। लेकिन इसका हल अवामी इंसाफ तो नहीं है, बल्कि अवामी सोच की तब्दीली है, अवामी सोच का बदलाव है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करना निहायत ज़रूरी है। वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं, हम इनको अप्रिशिएट करें कि दाद और तहसीन हो ताकि ये लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।